तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब समय आ गया है कि आप लोगों को फाइनल पेपर उपलब्ध करा दिया जाए, यानी कि जितने भी आप आज तक पढ़े हैं उन सभी का निचोड़ अब आप लोगों को दिया जाए, ताकि अब जितने दिन परीक्षा में बचे हैं बस आपका रिवीजन हो जाए और एक एक प्रश्न आप बारीकी से देखेंगे इसको कि एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं कर सके। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे एक ऐसा सेट सोशल साइंस का जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी प्रश्न मिलेंगे। और ये जो अब आपका सेट हम जितने दिन आप लोगों का एग्जाम बचा है उपलब्ध कराएंगे, ये सभी सेट जो होंगे आप लोगों के लिए VVI होंगे। इसलिए आप सभी सेटों को बारीकी से देखते चलिएगा और आपका हम 100% गारंटी कहते हैं कि आप लोगों का बिल्कुल ही रिवीजन हो जाएगा और एक प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी किसी भी प्रकार का सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए तो उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप 100% सफलता पा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज के सेट में हम जो पहला प्रश्न देखेंगे वो प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। जी हाँ, बिल्कुल ही VVI प्रश्न है। आप इसको बोर्ड मॉडल ही नहीं बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी याद कर सकते हैं कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, बिस्मार्क। सवाल नंबर 2 है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बारीकी से सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल देखते चलिएगा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, यूनान। क्लियर है। सवाल नंबर अब हम 3 को डिस्कस करेंगे। सवाल नंबर 3 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस को आप बिल्कुल याद रखेंगे कि वार एंड पीस किसकी रचना है। इसका सीधा जवाब होगा टॉलस्टॉय की, यानी कि वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय की रचना है। सवाल नंबर 4, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। आप जेनेवा समझौता को देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर मार्च 1946 की बात हो रही है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, हनोई समझौता। सवाल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे हम। सवाल नंबर 5 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ या किस वर्ष हुआ, बात एक ही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क, 1916 ईस्वी में। सीधा आपको जवाब याद रखना है, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। आप कलकत्ता को याद रखेंगे। जब ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की बात आएगी कांग्रेस के अधिवेशन में, तो सीधा आप कलकत्ता को याद रखेंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि सितंबर 1920 में कोलकाता में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है। सवाल नंबर हम 7 को देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने, उनका नाम था जमशेदजी टाटा, ठीक है, उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ख होगा, 1907 ईस्वी में। क्लियर हुआ। सवाल नंबर 8 को देखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। जाहिर सी बात है, महानगर में, यानी कि जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक महानगर में होता है। सवाल नंबर 9 है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। अगर गिरमिटिया मजदूर का नाम आता है आपका, बिहार आ गया और क्षेत्र आ गया, तो सीधा इसका जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र से, यानी कि गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। सवाल नंबर 10 को हम देखेंगे। सवाल नंबर 10 है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। सीधा सिंपल सा जवाब है जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। सवाल नंबर 11, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। डिगबोई में। क्लियर है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। आप बरौनी देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इस बात को याद रखेंगे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। सवाल नंबर 12 और 13 को डिस्कस करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 12 है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी। भाखड़ा नंगल परियोजना का नाम ज्यों ही आए कि किस नदी पर अवस्थित है, तो उसका सही जवाब होगा सतलज नदी, ऑप्शन ग सही है। सवाल नंबर 13 है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो सीधा ऑप्शन जवाब होगा बरौनी, यानी ऑप्शन ख सही है, यानी कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। सवाल नंबर 14 को देखेंगे। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में है, ऑप्शन ख सही है। सवाल नंबर 15 है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं।
तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 100 प्रकार के अगर ऊपर की बात होती है तो 150 प्रकार के खनिज भारत में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये प्रतिशत दे दिया है, ये प्रतिशत को आप लेकर नहीं चलेंगे, प्रकार को आप लोग लेकर चलेंगे कि भारत में लगभग 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, यानी कि 100 प्रकार के ऊपर के खनिज पाए जाते हैं। सवाल नंबर 16 को डिस्कस करेंगे हम। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3। सीधा जवाब है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 2/3। सवाल नंबर 17 है, भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? अरेबिका। भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है? तो अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है। सवाल नंबर 18, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, चेन्नई। सवाल नंबर 19 देखेंगे, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीधा बात है, सीमेंट उद्योग में। चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो सीमेंट उद्योग में ही होता है। सवाल नंबर 20 है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? बिहार में जो ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी संख्या क्या है? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ख, 2, यानी कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वो 2 है।